हेलो एवरीवन, कुंभज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि प्री रीट का एग्जाम 27 फरवरी को होने वाला है। उसमें अपने साइंस के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उन्हीं की हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। ये सिलेबस हमारा 9th-10th की जो एनसीईआरटी बुक है वहां से अपने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्लासें इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये प्री रीड के लिए भी हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए भी हैं, और जो बच्चे 10th बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप कम से कम इतना काम कर लें कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और साथियों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें। आपने विभिन्न कोचिंगों से कोचिंग की होगी, वहां आपको नोट्स भी लिखाए गए होंगे, तो आपने उनको पढ़ा भी होगा, लेकिन आप वन शॉट के माध्यम से जितने भी 15-20 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है उसमें आप देख लें कि आपने क्या पढ़ा था, क्या क्वेश्चन ये क्या यही पढ़ा था या कुछ अलग पढ़ा था, या क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं या वहां से आने वाले हैं। अर्थात हमारा जो मेन मोटिव है वो एनसीईआरटी को कवर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ही अपने को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अपन टाइम बिना खत्म किए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले अपने को समझ में आना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब है कि जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब नए पदार्थ का निर्माण होगा तो पुराना पदार्थ भी होना चाहिए। तो पुराना पदार्थ एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उन्हें बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे मैं आपको बात करूं, Mg+O2 इन कन्वर्ट MgO, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, Mg ने रिएक्शन की O2 से, तो क्या बनाया MgO। तो नया पदार्थ बना के नहीं बना, पहले Mg था, O2 था, उससे दोनों ने मिलकर के MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना ली, तो ये नया पदार्थ बन गया। इसे ही बोलते हैं अपन रासायनिक अभिक्रियाएं। उसके बाद सेकंड जो दे रखी है टर्म इसमें, वो है रासायनिक समीकरण। अर्थात समीकरण लिखना क्यों चाहते हैं अपन, तो आपको पता होगा कि यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है तो मैं यदि बार बार लिखूंगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको प्रतीकों के रूप में यदि हम दर्शा दें तो इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट की है बात वो की है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपके पास होगी उसमें एक तो होता है अभिकारक और एक बनता है उसमें उत्पाद। तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में अर्थात बाईं तरफ, जो बाईं तरफ अपने होते हैं वो तो होते हैं अभिकारक, और जो दाईं तरफ अपन लिखते हैं वो होते हैं उत्पाद। अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट और उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। अब यदि अभिकारक एक है तो एक लिख देंगे, यदि दो हैं तो प्लस के माध्यम से उसको ऐड कर लेंगे लेफ्ट साइड में। उसके बाद में प्रोडक्ट की साइड में उसको लिख देंगे। प्रोडक्ट भी यदि एक से ज्यादा बन रहे हैं तो प्लस के रूप में उनको लिखते हुए जाते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी की पेजेज में दे रखे हैं कि अपकारक को कैसे लिखना है, उत्पाद को कैसे लिखना है। इसके बाद में सेकंड आता है कि रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या होते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इसका अपन को कैसे पता पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी बीकर में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसका तापमान चेंज होगा। तो देखो, तापमान में परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन होगा, गैस निकलेगी, और पीपीटी का बनना, रंग का परिवर्तन। यदि ये 5 गुण दिखाई दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक इसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब है जिसमें अवस्था चेंज हो, उसे तो बोलते हैं अपन भौतिक परिवर्तन, और जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये जनरल बातें हैं। जैसे मैं बात करूं, यदि पानी यदि लिक्विड फॉर्म में अर्थात द्रव अवस्था में है तो वो पानी रहता है, यदि वो ठोस अवस्था में तो बर्फ बन जाता है, और यदि वो गैस अवस्था में है तो बाष्प बन जाता है। तो पानी का संगठन चेंज हुआ क्या? नहीं, लेकिन उसकी अवस्था चेंज हो गई। अवस्था चेंज होने के लिए जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे आपने भौतिक परिवर्तन में देखा होगा कि सेब को काटना, यदि सेब को आपने चाकू से काट दिया तो वो तो हो गया भौतिक परिवर्तन, लेकिन यदि कुछ समय के बाद में सेब का कलर चेंज हो जाता है वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। अर्थात सेब का काटना तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन सेब का कलर चेंज हो जाना काटने के बाद में वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद में देखो, भौतिक परिवर्तन में कभी भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, कभी भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा होता है।
इसके बाद है आकार आकृति रंग। आकार आकृति रंग में परिवर्तन भौतिक अपरिवर्तन में हो सकता है और ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में भी हो सकता है, दोनों में ये चीजें हो सकती हैं। इसके बाद में नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल जो हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पानी का गर्म करना, सेब का काटना, मोम का पिघलना, कांच का टूटना, बर्फ का पिघलना, ये सारे हैं अपने भौतिक परिवर्तन। इसके बाद आते हैं रासायनिक परिवर्तन। पेपर का जलना, किसी भी पेपर को आप जलाओगे तो उसका रासायनिक संगठन चेंज हो जाएगा, अर्थात पहले पेपर था उसके बाद में राख मिलेगी आपको। अंगूर का किण्वन, दूध का खट्टा होना, जैसे गर्मियों में अपन दूध वगैरह को रख देते हैं तो खट्टा हो जाता है। भोजन का पाचन, अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए भोजन करते हैं, खाना खाते हैं और भोजन का जब पाचन हो जाता है तो उसका मल के रूप में त्याग करते हैं, ना कि भोजन के रूप में। तो ये भी क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसके बाद है श्वसन, जिसे जो श्वसन होता है ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अपन श्वसन का मतलब क्या होता है, श्वसन का मतलब है सांस लेना, ये नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होना श्वसन कहलाता है। इसके बाद में रासायनिक बैटरी का उपयोग, जितनी भी बैटरी हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है भोजन का पकाना, भोजन का पकाना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर यदि जंग लग जाती है वो भी किसका परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है अवस्था चेंज हो, रंग चेंज हो, तापमान में परिवर्तन हो, पीपीटी का फॉर्मेशन हो, गैस का निकलना हो, ये सारे कैसे परिवर्तन हैं, रासायनिक परिवर्तन। ये जितने भी परिवर्तन दे रखे हैं ये रासायनिक परिवर्तन के ही गुण हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के गुण हैं यही रासायनिक परिवर्तन के गुण हैं। लेकिन अवस्था चेंज, कभी भी अवस्था चेंज में अपन ये नहीं कहेंगे कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अवस्था तो भौतिक परिवर्तन में भी चेंज होती है और रासायनिक परिवर्तन में भी चेंज होती है। इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के, रासायनिक अभिक्रिया किस नियम पर काम करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया दो नियमों पर काम करती है, एक तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। अर्थात ऐसा बोला जाता है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, अर्थात अभिकारक की साइड में और उत्पाद की साइड में दोनों का मास कंजर्वेशन रहेगा, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित होता है। किसी भी अभिक्रिया में, जैसे कोई भी अभिक्रिया आपको दे रखी है तो उसमें उपस्थित जो परमाणु होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है किसी अभिक्रिया में, अर्थात पुनर्स्थापन होता है, ना कि कोई भी नए ना कि कोई भी अलग से परिवर्तन होता है। जैसे A प्लस बी ने रिएक्शन करके A भी बनाया है, ना कि A प्लस बी ने रिएक्शन करके C बनाया है। तो इसमें A और B अलग अलग हैं और A भी एक साथ हो गए, अर्थात इसमें मास कंजर्वेशन होने वाला है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहने वाला है। उसके बाद आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि यदि आप कोई भी परमाणु है उसको कहीं से भी उठाओ तो उनका जो भी संगठन है, रिएक्शन करने का तरीका है, वो एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे H2O पानी और H2O पानी, इसमें H और O का जो अनुपात है वो है 1:8, अर्थात H2 का जो परमाणु भार है वो 2 है, ऑक्सीजन का है 16, तो इसका सिंपल रेशियो आता है 1:8। यदि पानी आप कहीं का भी ले लो, नल का पानी ले लो, समुद्र का पानी ले लो, नदी का पानी ले लो, नाले का पानी ले लो, पीने वाला पानी ले लो, उसमें H और O का अनुपात 1:8 ही रहने वाला है। यह कहता है स्थिर अनुपात का नियम। यदि कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया इन दोनों रूल्स का पालन करती है तो ही संभव है, यदि इनका पालन नहीं करती है तो अभिक्रिया कभी भी संभव नहीं है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का नियम। इसके बाद में आता है यदि कोई अभिक्रिया में आपको संतुलित दे रखी है तो उसे तो बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, और यदि कोई अभिक्रिया आपको असंतुलित दे रखी है उसे बोलते हैं कंकाली समीकरण। जैसे आपको रिएक्शन में देखो Zn plus H2SO4 कन्वर्ट ZnSO4 plus H2,
तो यहाँ Zn 1 है, यहाँ भी Zn 1 है, यहाँ H2 2 है, यहाँ भी H2 2 है, यहाँ सल्फेट 1 है, यहाँ भी सल्फेट 1 है। तो ये क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। जबकि इस सेकंड एग्जाम्पल में आप देखोगे आयरन प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2O। आयरन कितना है? 1, यहाँ कितने हैं? 3, H2 यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ भी कितना है? 2, ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितने हैं? 5। तो इस समीकरण को क्या बोलेंगे? कंकाली समीकरण। अब इसको मैं आपको बैलेंस करके बता देता हूं कि बैलेंस के लिए क्या करना है। देखो Fe3 3 दे रखे हैं ना, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन यहाँ 4 दे रखे हैं और 1 दे रखा, तो ये 5 हो गया। कितने हो गए? 5। तो 3Fe प्लस 5H2, तो 4 और 5, इसके बाद में 5 हो गया ये, तो 10 के लिए यहां कितना लगाना पड़ेगा? 5, तो 5 और 4 9 हो रहे हैं। 10 10 5 Fe3O4 प्लस H2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? H2। तो यहां यदि H2 आएगा तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4H2O, तो यहां भी कितना आ जाएगा? 4। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। कभी भी देखो ये एक प्रकार से प्रतिस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जांपल है। अब रिएक्शन गलत थी तो ये बैलेंस नहीं हो रही थी, लेकिन पहचान में आ गई कि H2 होना चाहिए, H2O नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको बैलेंस कर लेंगे। इसके बाद में आपको याद रखना है कि भौतिक अवस्था, यदि कोई भी अभिकारक हो या उत्पाद हो, उनकी अपन को भौतिक अवस्था उनके पास में कोष्टक में लिख दी जाती है। भौतिक अवस्था 3 प्रकार की होती है। ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। यदि जल में डाल रखा है तो एक्वस होता है, जलीय विलयन बोलते हैं तो एक्वस बोलते हैं उसको। यदि वो ठोस अवस्था में है तो सॉलिड बोलते हैं, द्रव अवस्था में तो लिक्विड बोलते हैं, और गैस अवस्था में तो गैस बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से आपको अभिक्रिया में पदार्थों की भौतिक अवस्था को कोष्टक में लिखते हैं, ठोस, द्रव, गैस या जलीय। इसके बाद में यदि कोई भी आपको ताप, दाब, उत्प्रेरक को तीर के निशान पर लिख देते हैं। यदि अभिक्रिया में आपको पता है कि कितने एटीएम पर हो रही है, कितने केल्विन पर हो रही है, कौन सा उत्प्रेरक काम में आ रहा है, तो उसको तीर पर लिख देते हैं। जैसे आप देखिएगा CO गैस प्लस 2H2 गैस एंड कन्वर्ट CH3OH, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? मीथेनॉल बना रहे हैं। तो मीथेनॉल बना रहे हैं तो इसकी अवस्था क्या है बताओ? गैस है। इसकी अवस्था भी क्या है? गैस है। इसकी अवस्था क्या है? लिक्विड है। और ये कितने दाब पर हो रही है? 340 एटीएम पर हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रही है। इसके बाद में दूसरा जो एग्जांपल है 6CO2 प्लस 12H2O इन कन्वर्ट ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस वाटर। और इसके बाद में देखो यहाँ एक्वस है, ये भी लिक्विड अवस्था में है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस और ये लिक्विड है। लेकिन ये हो कैसे रही है रिएक्शन? सूर्य की प्रकाश में। तो सूर्य के प्रकाश में होगी तो उसे बोलते हैं HNu। और इसे कहां होती है बताओ? पत्तियों में। तो पत्तियों में क्लोरोफिल, अर्थात जो पादप होते हैं वो अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं? क्लोरोफिल के रूप में बनाते हैं। इसके बाद में ये ग्लूकोज बन गया। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रियाएं वैसे तो काफी प्रकार की हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो आपके दे रखी हैं मैं उन्हीं की बात करने वाला हूं। तो देखो सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, अर्थात दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे A+B एंड कन्वर्ट AB। A और B क्या है? अभिकारक, और AB क्या बन गया? उत्पाद। इसके बाद में इसके एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल एंड कन्वर्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। इसके बाद में कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जिसमें OH दिख जाए उसको बुझा हुआ, अर्थात किसी चीज को अपन बुझा रहे हैं तो पानी डालते हैं, तो पानी डालने के लिए क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है, इसे बोलते हैं क्विकलाइन। CaO को क्या बोलते हैं? क्विकलाइन। और CaOH का होल्ड को बोलते हैं सिलेक्ट लाइन।
ये नाम है इनके। आपको काफी बार पेपर में पूछ लेगा निम्न में से कौन सा क्विकलाइम है, तो क्विकलाइम में आपको ये एग्जांपल दे देगा, ये दे देगा और कुछ दे देगा, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह दे देगा। तो आपको पहचानना है क्विकलाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, और सिलिकलाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इसके बाद में किसी का भी दहन हो, कोयले का दहन हो रहा है, C+O2 इन कन्वर्ट CO2, जल का निर्माण हो रहा है 2H2 + O2 इन कन्वर्ट 2H2O, CH4 + 2O2 इन कन्वर्ट CO2 + 2H2O + ऊष्मा। श्वसन और शाक सब्जियों का वेक्टर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अर्थात ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके निर्माण के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अर्थात मैक्सिमम संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। इनको पहचानने का तरीका क्या है, इनके जो प्रोडक्ट साइड है उसकी साइड में ऊष्मा लिखा मिलेगा, आपको प्लस में मिलेगा, या रिएक्टेंट साइड में होगा तो नेगेटिव में मिलेगा। इधर की साइड प्लस में, इधर की साइड में नेगेटिव में। इसके बाद में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यदि ग्लूकोज है, ग्लूकोज + 6O2 इन कन्वर्ट 6CO2 + 6H2O + ऊष्मा, अर्थात राइट हैंड साइड में आपको प्लस में ऊष्मा मिलता है, तो वो सारी अभिक्रियाएं किस नेचर की हैं, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी का मतलब है अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उन्हें बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। आया समझ में? ये एग्जांपल एनसीईआरटी में आपके दे रखे हैं। इसके बाद एक एनसीईआरटी में पैराग्राफ बना रखा है, तो आपने देखा होगा घर की दीवारों पर अपन जब कलर करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर करते हैं, बोलो करते हैं या नहीं करते? ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर से CO2 को खाता है, CO2 को खा करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपको रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, जिससे अपनी जो दीवारें होती हैं वो चमकदार हो जाती हैं। तो आपको पेपर में पूछ लेगा कि जो मकान की दीवारें हैं वह कुछ समय के बाद चमकती क्यों हैं, तो चमकने का रीजन क्या है, क्योंकि CO2 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, CO2 को अवशोषण हो रहा है, तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaOH2 + CO2। अगर मैं यहाँ CO2 से साथ रिएक्शन करा दूं इसकी, तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चमकदार। तो आपने देखा होगा दीवारें क्या हो जाती हैं, कलर करने के बाद में 2-3 दिन बाद चमकने लगती हैं, तो उसका रीजन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। इसके बाद में ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। आपको आजकल जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो क्या कहेगा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो निम्न उत्पाद बनते हैं। एक दे देगा CO2 + पानी, दूसरा दे देगा CO2 पानी और ऊष्मा, तीसरा दे देगा CO2 और O2, चौथा दे देगा ये सभी। तो बच्चे क्या करते हैं, ऊष्मा को भूल जाते हैं, तो आंसर लिख देते हैं 6CO2 + 6H2O, लेकिन आंसर कौन सा सही होगा, जिसमें ऊष्मा भी आपको दे रखा है। इसके बाद आता है वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, जिसमें एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, एक होती है थर्मल, दूसरी होती है फोटोलाइटिक, और तीसरी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक। अर्थात यदि नॉर्मल तापमान देने पर कोई भी अभिकारक टूट रहा है तो उसे थर्मल बोलेंगे। यदि इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत आप प्रवाहित कर रहे हो बाहर से तब टूट रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक। यदि सूर्य के प्रकाश में हो रहा है तो उसे बोलते हैं फोटोलाइटिक। इसके बाद में देखिएगा यदि वो थर्मल है, तापीय वियोजन है, तो उसका जो रिएक्शन है 2PbNO3 इन कन्वर्ट 2PbO + 4NO2 इन कन्वर्ट + O2। अर्थात आपको अभिकारक एक दिख रहा है, उत्पाद एक से ज्यादा दिख रहे हैं, तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद में CaCO3 प्लस को हीट करोगे तो CaO + CO2 बनेगा। यदि आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3, सोटी साहब और सोडी साहब तीनों मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि FeSO4 के वियोजन से क्या क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सोडी साहब और सोटी साहब। सोटी का मतलब हो गया ट्राइऑक्साइड और डी का मतलब हो गया डाइऑक्साइड। इसके बाद आता है वैद्युत अपघटन।
वैद्युत अपघटन आपके नॉर्मल दे रखा है, H2O का अपघटन दे रखा है, जिसमें आपको एनोड पर तो मिलती है O2 और कैथोड पर मिलती है H2, और इसका रेशियो क्या होता है 1:2। एक ऑक्सीजन मिलेगा तो 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, क्योंकि 2H2O का यदि आप वियोजन करवाओगे तो 2H2 प्लस O2 बनेगा। तो H2 2 है और O2 1 है। ये एनसीईआरटी में आपको दे रखा है कि इसका रेशियो क्या रहने वाला है, तो 1:2। इसके बाद आता है प्रकाश तापीय अपघटन। प्रकाश तापीय का मतलब है जो सूर्य के प्रकाश में अपघटन होगा उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश तापीय अपघटन। AgCl को आपको तोड़ना है H की उपस्थिति में, तो 2Ag प्लस Cl2। AgCl कैसा होता है, श्वेत, और AgBr क्या होता है, काला। AgBr को तोड़ोगे तो 2Ag प्लस Br2, और इनका उपयोग कहां करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। कहां करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इसके बाद आता है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटाना, एक स्थान से दूसरे को हटाना, अर्थात अधिक क्रियाशील धातु द्वारा उसके यौगिक से कम क्रियाशील धातु को हटा देना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। जैसे A+B का कोई बॉन्ड था, C इसमें मजबूत आया, इसने A और C बना लिया और B को भगा दिया। ऐसा आपको काफी बार क्लासरूम में भी देखने को मिलता है। जैसे आप जिस भी क्लास में बैठे हुए हो, यदि कोई लड़का शक्तिशाली है तो उसकी सीट हमेशा खाली रहती है। यदि कोई गलती से वहां बैठ गया आकर के तो वो आएगा और उसको हटा देगा। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। इसके बाद में देखो Fe प्लस CuSO4 इन कन्वर्ट FeSO4 प्लस Cu। तो CuSO4 होता है नीले कलर का, और जो FeSO4 है ये होता है भूरे कलर का। तो इसने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया Fe ने। इसके बाद है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो ZnSO4 प्लस Cu। इसके बाद है Pb प्लस CuCl2, तो PbCl2 और कॉपर, इन सभी को हटा दिया। यह आता है अभिक्रियाशीलता की श्रेणी दे रखी है आपके एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर में। इसको मैं आगे भी बताऊंगा आपको, लेकिन अब के लिए आप याद रख लें। पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सोडियम उससे कम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर Pb लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर Ag, चांदी प्लस सोना प्लस प्लेटिनम। इस तरीके से ये रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम है, अर्थात जो पहले आ रहा है वो पीछे वाले को हटा सकता है। अर्थात पोटेशियम इन सभी को हटा सकता है, सोडियम इन सभी को हटा सकता है, मैग्नीशियम इससे पीछे वाले को सभी को हटा सकता है। तो इसकी याद करने की एक ट्रिक है, कन्या से ना कार मांगो अल्लाह जानता है फिर क्यों आज आए। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हो। इसके बाद आती है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो सारी ऊष्मस्वची अभिक्रिया होती हैं, क्योंकि इनको आप हीट बाहर से दे रहे हो, और हीट आप बाहर से दे रहे हो तो ये सारी किस नेचर की हो गई। तो देखिएगा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब हो गया जैसे A+B, AB का कोई कंपाउंड है, CD का कोई कंपाउंड है, तो A के पास C आ गया और B के पास D चला गया, इसे बोलते हैं द्विविस्थापन, अर्थात डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब है जिसमें पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, वह सारी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन का एग्जाम्पल होती हैं। इसमें देखिएगा Na2SO4 का कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, अर्थात Na2SO4 आपने सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको पानी में डाल दोगे तो एक्वस फॉर्म हो गई, उसकी जलीय अवस्था हो गई। इसके बाद में बेरियम क्लोराइड का कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, इसके बाद में इससे बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, NaCl पड़ा रहेगा सॉल्यूशन में, और BaSO4 की बन जाएगी पीपीटी। पीपीटी का मतलब है अवक्षेप बन जाएगा, उसको आप अलग कर सकते हो। इसके बाद दूसरा है PbNO3 का होल 2 प्लस 2Ki, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है तो लेड आयोडाइड बनाता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। पोटेशियम नाइट्रेट जल में विलयशील है, जबकि
जो लेड आयोडाइड है ये क्या है, पीले कलर का एक अवक्षेप मिलता है अपने को। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए, द्विविस्थापन अभिक्रिया के। इसके बाद आती है ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण कहलाता है, जबकि हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण ही है। इसके बाद में यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अर्थात इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता वाला एटम यदि जुड़ेगा उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण। यदि ऑक्सीकरण स्टेट इंक्रीज हो रही है तो उसे भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम होता है उपचयन और इंग्लिश में होता है ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात अपचायक प्रकृति होती है इसकी। उसके बाद में अपचयन की बात करते हैं। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, विद्युत ऋणी तत्व का निकलना। और जो यदि कोई भी किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात जिसकी क्षमता होती है ऑक्सीकारक क्षमता। तो ये आपको याद रखना है, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक बोलते हैं, जिसका अपचयन होगा उसे ऑक्सीकारक बोलते हैं। इनको उल्टा बोलते हैं दोनों को, ये आपको याद रखना है। और याद रखना है 10th लेवल पर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इन कन्वर्ट कॉपर प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड में देखो ऑक्सीजन निकल रहा है यहां से, तो ये क्या हो गया बताओ, कॉपर प्लस, तो कॉपर यहां कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीजन निकल रही है तो अपचयन हो रहा है, तो कॉपर का यहां अपचयन हो गया। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण हो गया इसका। दूसरे तरीके से यहां कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाइड्रोजन 0 में, कॉपर +2 से 0 में गया तो इसका रिडक्शन हो गया अर्थात अपचयन हो गया। H2 0 से +1 में गया है तो इसका ऑक्सीकरण हो गया अर्थात इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इस तरीके से ZnO + C इन कन्वर्ट CO + Zn, Zn +2 से 0 में गया है तो इसका रिडक्शन हुआ है, जबकि कार्बन 0 से +2 में गया है तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। इस तरीके से यदि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक ही में ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रियाएं हो रही हैं उन्हें बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं, और सारी रेडॉक्स अभिक्रियाएं ही होती हैं। नेचर में मैक्सिमम ये भी रेडॉक्स है, ये भी रेडॉक्स है और ये भी रेडॉक्स है। MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर के बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल प्लस Cl2। मैग्नीज +4 से +2 में गया, हाइड्रोजन क्लोरीन -1 से 0 में गया है तो ये दोनों क्या हो गया, रेडॉक्स का एग्जाम्पल। इस तरीके से आपको इस चैप्टर को देखना है। ये पूरा चैप्टर मैंने आपका 1 शॉट में कंप्लीट किया है और मैक्सिमम जितनी भी एनसीईआरटी की लाइनें हैं वो सारे मैंने इसमें एग्जाम्पल लिए हैं। तो आप कंप्लीटली एक बार इस वीडियो को देख लें, समझ लें और अपन इसकी जो भी पीडीएफ है, एनसीईआरटी की पीडीएफ है, इसके जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनके आंसर हैं, और इस जो भी पैनल है, ये जो बोर्ड है, इसकी जो भी फोटो है वो अपन कुंभज क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड कर देंगे, जिसकी लिंक अपन कुछ दिनों में अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि वहां से आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। इससे कम 1 या 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और वो यहीं से पूछे जाते हैं, कहीं और से नहीं पूछे जाते हैं। तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।